इस 2.5 महीने में 5 बार आप बंगाल आए और हर बार आए बड़ी हलचल पैदा करके गए। पश्चिम बंगाल में आखिरकार अमित शाह जी की इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं, मुझे तो देश के हर कोने में दिलचस्पी है। देखिए, हम हमारे पॉजिटिव नोट के साथ बंगाल की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम विकास के एजेंडा पर जा रहे हैं, सोनार बांग्ला के एजेंडा पर जा रहे हैं, यहाँ की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने के लिए जा रहे हैं, यहाँ रोजगारी लाने के एजेंडा पर जा रहे हैं और बंगाल की अस्मिता को पुनः प्रस्तापित करने के एजेंडा को लेकर हम जा रहे हैं। सुमित जी, आप बहस करते रहो। यहाँ पर बहस बेरोजगारी है, यहाँ पर बहस लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर बहस घुसपैठिए है, यहाँ पर बहस टोलबाजी है, यहाँ पर बहस बंगाल की अस्मिता है। ममता दीदी ने 2011 के चुनाव जीतने के पहले परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। आज आप परिवर्तन निकाल रहे हैं, वो परिवर्तन करवाने में कामयाब रही थी। क्या ये आइडिया वहीं से लिया गया है? वो सत्ता का परिवर्तन करना चाहती थी, हम बंगाल में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि सरकार तो बदलेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मगर हमारा परिवर्तन का मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, सोनार बांग्ला का निर्माण करना है। मैंने तो कहा ना, 200 सीटों के साथ हम जीतेंगे भैया। एक नया इशू आप लोगों को बड़ा आसान सा ममता दीदी ने दे दिया है, जय श्री राम के नारे पर। कोई भी नारा कोई भी पार्टी दे दे तो ये कभी नारा नहीं बनता है। जब नारा जनता के दिल को छू जाता है तभी वो नारा बनता है, जनता तभी उसको उठाती है। अब तो स्थिति आई है कि लोग लगाते हैं, हमें साथ में लगाना पड़ता है। मगर तृणमूल कांग्रेस को इससे डर क्यों लग रहा है? और जनता जब जय श्री राम का नारा लगाए, मैं होता तो मैं भी सामने लगा देता, चलो भाई जोर से बोलो जय श्री राम, बात समाप्त हो जाती। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या रामनवमी मनाने के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है भाई? जो घुसपैठी है उनका क्या भविष्य है देश में? तय करेंगे हम चुनाव के बाद। सबसे पहले तो काम एक करेंगे कि भाजपा सरकार होने के बाद घुसपैठ यहां पर न हो पाए, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल किलिंग्स यहां हुई है रिसेंट पास्ट में, ये क्यों हो रहा है? ये सवाल ममता दीदी को पूछना है कि क्यों हो रहा है। कार्यकर्ता तो मेरे मारे जा रहे हैं। 130 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौत के घाट उतार दिए गए और एक भी केस ढंग से नहीं चला है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसमें? और क्या समझते हैं कैसे ही बच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पाताल में भी छुपे होंगे, इनको चुनकर हम ढूंढकर कानून की अदालत के सामने रखेंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपका चुनाव प्रचार जब देखते हैं, आपका बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब का, तो मंदिरों में जाना, आश्रमों में जाना, ऐसी जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, जो पुरातत्व महत्व की चीजें हैं, वहां पे आप जा रहे हैं, आप लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग है उनके साथ। क्या ये तस्वीर वाली पॉलिटिक्स है कि इसमें फोटो खींचनी है, अच्छी तस्वीर आनी है, या वाकई में इन समुदाय का भला करने की भी कोशिश होगी? नहीं, देखिए, जहां तक सांस्कृतिक स्थानों और लोगों की चेतना को जागरूक करने वाली जगहों पे जाने का सवाल है, मैं मानता हूं हर एक ने जाना चाहिए। और जहां तक भोजन करने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के अपने साथ जुड़ने के लिए, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। जब चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी मैं जाता हूं, मगर उस वक्त आप दिखाते नहीं हो, इतना ही फर्क है। आपको लगता है ममता दीदी का ये कहना कि आप सोनार भारत तो बना नहीं पाए, सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे? 2014 में ममता दीदी के समर्थन वाली यूपीए की सरकार थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे। 12 लाख करोड़। देश के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव खाका चरमराया हुआ था। दुनिया में देश का सम्मान नीचे 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 आता था। आक्रोशित युवा आंदोलन पे लगा हुआ था। कानून और व्यवस्था की स्थितियां ठीक नहीं थी। सरहद पर सेना के जवान के सर काट कर ले जाते थे और जीडीपी से लेकर सभी मामलों में अर्थतंत्र औंधे मुंह गिरा हुआ था। अब 6.5 साल के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सीमा के ऊपर आंख उठाकर देखने का। 2 बार प्रयास हुआ, दोनों बार
एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर हमने जवाब दिया है, दोनों बार। आज अर्थतंत्र कोरोना के बावजूद भी वी शेप रिकवरी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वो 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। मटुआ समाज के साथ आप लोगों के काफी ज्यादा इस वक्त दौरे हो रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या आपको लगता है कि 2019 में जिस तरीके से इस समाज ने बीजेपी का साथ दिया था वो 2021 में भी बना रहेगा? मतवा और नामशूद्र समाज 19 में जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था उससे अधिक 20 में जुड़ा रहेगा, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस पार्टी का वादा होने के बावजूद जो काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वो हमने 17 महीने में समाप्त कर दिया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के दोनों सदन में पारित होकर आज उनके लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? ये कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मेहमान है मेरे साथ। ऐसा सवाल कोई नहीं पूछ सकता हमारी और ओवैसी की कैसे दोस्ती हो सकती है भैया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अलायंस कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ और ओवैसी का लड़ना ये आपके काम को आसान करेगा, वोट बांटेगा एक खास कम्युनिटी के, बीजेपी की रास्ता आसान करेगा? मुझे तो लगता है कि हमें फायदा ही होगा अगर होता है तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।